हाँ जी, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पुष्पति यादव अपने YouTube चैनल ददरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा में हम लोग व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे और हिंदी वर्णमाला से व्याकरण की शुरुआत होती है। कोई भी भाषा पहले अस्तित्व में आती है, उसके पश्चात उसका व्याकरण आता है। तो आइए हम लोग हिंदी व्याकरण का शुभारंभ करते हैं। तो व्याकरण शब्द, सर्वप्रथम हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो व्याकरण शब्द में बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, फिर क्री धातु है और इसमें जब ल्यूट प्रत्यय लगता है, ल्यूट प्रत्यय संस्कृत का है, तो जब क्री धातु में बी उपसर्ग, आ उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय लगता है तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हिंदी में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और कर मूल धातु है और जिसमें अन प्रत्यय लग करके व्याकरण बनता है। क्योंकि हमारा आज का विषय न तो उपसर्ग है और न ही प्रत्यय है, तो हम लोग केवल एक मोटी दृष्टि से ही समझ लेते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय लगा करके क्री धातु में और हिंदी में कर धातु में अन प्रत्यय लगा करके व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। क्योंकि व्याकरण भाषा का होता है तो इसीलिए हम लोग भाषा के विषय में एक संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो आइए हम भाषा के विषय में देखते हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसमें संस्कृत का टाप प्रत्यय लगता है। यही टाप प्रत्यय हिंदी में आ प्रत्यय बनता है और जिसके मिलने से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। भाषा शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ है, शब्दकोश में भाषा शब्द का जो अर्थ दिया गया है उसका मतलब होता है बोलना, कहना, उच्चारण करना और व्यक्त करना। लेकिन भाषा शब्द का व्याकरणिक अर्थ इससे कुछ इतर होता है, इससे कुछ अलग होता है। तो भाषा शब्द का जो व्याकरणिक अर्थ होता है, भाषा शब्द का व्याकरणिक अर्थ जो होता है वह होता है मानव मुख से उच्चरित ध्वनि, मानव मुख से उच्चरित ध्वनि। क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वतः ही ध्वनित होती हैं, तो हम सब उनको भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा हम केवल उन ध्वनियों को कहते हैं जो मानव मुख से और उनकी इच्छा से उत्पन्न होती हैं। मानव मुख से कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो मानव की अनिच्छा से उत्पन्न होती हैं, जैसे खांसना हुआ, छींकना हुआ, खर्राटा लेना हुआ, बड़बड़ाना हुआ, तो हम उनको भाषा का दर्जा नहीं देते हैं। यानी भाषा का क्या व्याकरणिक अर्थ हुआ कि मानव मुख से उच्चरित ध्वनि, मानव के मुख से जो ध्वनि उच्चरित होती है, मानव उनको जानबूझकर उच्चरित करता है, उसी को केवल भाषा कहा जाता है। भाषा को व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए, भाषा को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमको कुछ सोपान की आवश्यकता होती है और उन सोपानों को सप्त सोपान कहा जाता है। वह भाषा के सप्त सोपान कहे जाते हैं, जिनको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से और सुचारू रूप से पढ़ेंगे तो भाषा को समझने में हमें आसानी होती है। तो भाषा के लिए सबसे प्रथम क्या आवश्यकता होती है? तो भाषा के लिए प्रथम सोपान है
हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाषा के सोपान, भाषा के सोपान। तो भाषा के लिए सबसे प्रथम क्या आवश्यकता है? भाषा के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है कि ध्वनि उत्पन्न हो। भाषा के लिए सबसे प्रथम क्या उत्पन्न हो? भाषा के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है कि मानव मुख से ध्वनि उच्चरित हो। मानव मुख से जब ध्वनि उच्चरित होती है तो हम उसको अगर लिखित रूप में कर लेते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ण। उन मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों को हम जब लिखित चिन्ह प्रदान कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वह वर्ण बन जाता है। और वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं, वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या बन जाता है? वह अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। यहाँ पर वर्ण और अक्षर को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, तो यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। मानव मुख से सर्वप्रथम ध्वनि उच्चरित होती है। ध्वनि को हम लिखित रूप में जब लिप चिन्ह दे देते हैं तो उसको वर्ण कहा जाता है, और वर्ण को जब उच्चारण योग्य बना दिया जाता है तो उसको अक्षर कहा जाता है। और जब एक या एक से अधिक अक्षर, जब एक या एक से अधिक अक्षर एक श्वासाघात में या एक प्रवाह में बोले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद बन जाते हैं। और पद को जब हम कई पदों को मिलाकर के बनाते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। और वाक्य में कई वाक्यों को मिलाकर क्या बन जाता है? भाषा बन जाती है। तो भाषा के यही सप्त सोपान है कि सर्वप्रथम मानव मुख से ध्वनि उच्चरित होती है। ध्वनि को हम लिपि चिन्ह देते हैं तो वर्ण बन जाता है, और उन वर्णों को जब हम उच्चारण के योग्य बनाते हैं तो वह अक्षर बन जाता है। फिर एक अक्षर या एकाधिक अक्षर को हम जब बोलते हैं, उच्चरित करते हैं तो उससे शब्द बनता है। और शब्द को जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ संशोधन करके, कुछ योग करके जब उनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद बनता है, और कई पद मिलकर के वाक्य बन जाते हैं। फिर वाक्य से एक भाषा बन जाती है। जब कई वाक्य मिलते हैं तो एक भाषा बन जाती है। यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाषा के यही सप्त सोपान कहे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ध्वनि के विषय में समझते हैं। तो भाषा का संबंध किससे है? बोलने से है, अर्थात ध्वनि से होता है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला होता है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वाक्येंद्रिय द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तब वे ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और फिर वर्ण क्या है कि भाषा के उच्चारित अविभाज्य ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसका और भी खंड न किया जा सके। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? तो मानव मुख से उच्चरित ध्वनि है उसी को ध्वनि कहा जाएगा। जो मानव के मुख से उसकी इच्छा से उच्चरित होती है उसी को भाषा में ध्वनि कहा जाता है। बाकी अनैच्छिक ध्वनियों को भाषा में ध्वनि नहीं माना जाता है। फिर ध्वनि हो गया। फिर वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिनका और खंड न हो, जैसे अ, आ, हलन सहित क, च, प, ट आदि शब्द हैं, इनको हम लोग वर्ण कहते हैं। अब मान लीजिए वर्ण क्या हो गए? क हो गया, च हो गया, प हो गया, ए हो गया, ए हो गया, औ हो गया। ये सब क्या कहे जाते हैं? वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया पानी। एक शब्द हमने क्या ले लिया? पानी। तो पानी में कितनी ध्वनियां हैं? तो पानी में प्रथम दृष्टिया देखने पर 2 ध्वनियां हैं, पा और
नी। पानी में प्रथम दृष्टिया देखने पर दो ध्वनियां हैं, पा और नी। अब इनको और हम अगर खंड कर दें तो हम पा को लिख सकते हैं हलन सहित प प्लस धन आ और हल सहित न प्लस बड़ी। हमारे पास एक शब्द आया पानी, उसको हमने दो ध्वनियों में विखंडित किया, पा और नी में। फिर हम पा को विखंडित किए हल सहित प धन आ में और हल सहित न धन बड़ी ई में। इसके बाद हमको कितनी ध्वनियां प्राप्त हो गई? 4, प आ न ई। लेकिन अगर अब इन ध्वनियों को हम खंडित करना चाहें तो इनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इन 4 ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये मूल ध्वनियां क्या कही जाती हैं? वर्ण कही जाती हैं। ये मूल ध्वनियां क्या कही जाती हैं? वर्ण कहे जाते हैं। और हिंदी में 4 प्रकार के ध्वनियों को हिंदी में 4 प्रकार की ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। 4 प्रकार की ध्वनियों को हिंदी में 4 प्रकार की ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। हिंदी में 4 प्रकार की ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वे ध्वनियां कौन कौन सी हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अनुस्वार, और चौथा है विसर्ग। तो यहां तक हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में बी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जबकि हिंदी में बी उपसर्ग, आ उपसर्ग, कर धातु में अन प्रत्यय लगाने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर भाषा शब्द संस्कृत के मूल धातु भाष से बना है, जिसमें संस्कृत में टाप प्रत्यय लगता है और हिंदी में आ प्रत्यय लगता है। भाषा का जो व्याकरणिक जो शब्दकोशीय अर्थ होता है वह होता है व्यक्त करना, बोलना, उच्चारण करना, जबकि उसका व्याकरणिक अर्थ क्या होता है कि मानव मुख से उच्चरित ध्वनि को भाषा कहा जाता है। फिर हम आते हैं कि भाषा के कितने सोपान हैं, तो भाषा के शब्द 7 सोपान हैं। पहला है ध्वनि, मानव मुख से कोई ध्वनि उच्चरित होती है तो फिर दूसरा सोपान होता है वर्ण, तीसरा होता है अक्षर, चौथा होता है शब्द, पांचवा होता है पद, छठवां होता है वाक्य और 7वां होता है भाषा। मानव मुख से कोई ध्वनि उच्चरित होती है उसको लिप चिन्ह देकर वर्ण बना लिया जाता है। फिर वर्णों को उच्चारण योग्य बनाने के लिए अगर स्वर है तो कोई बात नहीं, व्यंजन है तो उसमें स्वर का संयोग करके उच्चारण योग्य बनाता है तो वह अक्षर बन जाता है। और फिर एक अक्षर या एक से अधिक अक्षर मिल करके एक शब्द बनाते हैं। फिर शब्द को हम उसमें कुछ जोड़ करके वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। और पद कई पद मिल करके एक सार्थक वाक्य बनाते हैं और कई वाक्य मिला करके एक भाषा बनती है। तो यही भाषा के 7 सोपान हो गए। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि है, व्याकरण में ध्वनि किसे कहते हैं? तो व्याकरण में मानव मुख से उच्चरित ध्वनि को ही ध्वनि माना गया है। अनैच्छिक ध्वनियों को, खर्राटे को, छींकने को, खांसने को, बड़बड़ाने को व्याकरण की भाषा में ध्वनि नहीं माना जाता है। फिर है वर्ण क्या है? तो वर्ण है भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। जैसे हमने पानी का उदाहरण दिया, पानी में एक बार 2 ध्वनियां आई, पा और नी। फिर इन 2 ध्वनियों को हमने 4 ध्वनियों में बांटा, प, धन आ, धन न, धन ई। तो इस प्रकार ये 4 ध्वनियां हमको प्राप्त की हुई और इन चारों ध्वनियों का हम और अधिक खंड नहीं कर सकते हैं, तो इन 4 ध्वनियों को हम लोग वर्ण कहे जाते हैं। तो हिंदी में कितनी प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं? तो हिंदी में 4 प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं जिनको वर्ण कहा जाता है। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है।
तो हम लोग वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण की सबसे अधिक प्रामाणिक परिभाषा पंडित किशोरीदास वाजपेयी की परिभाषा है, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक शब्दानुशासन में दिया हुआ है। कभी कभी परीक्षाओं में उनकी परिभाषा को सीधे ही पूछ लिया जाता है, तो इस परिभाषा को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अपने पुस्तक शब्दानुशासन में वर्ण की परिभाषा दी गई है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जो कान का विषय है और जिसके खंड न हो सके। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके और अधिक टुकड़े या खंड न हो सके। इसको पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने अपने पुस्तक शब्दानुशासन में कहा है। उच्चारित ध्वनियों को जब लिख कर बताना होता है तब उनके लिए हम लोग कुछ लिखित चिन्ह बनाए लेते हैं। ध्वनियों को बनाने के लिए यह लिखित चिन्ह लिप चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि चिन्ह क्या होते हैं कि उच्चारित ध्वनियों को लिपि चिन्ह, उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए लिए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले यही लिखित चिन्ह या लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में समान ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न लिपि चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी में हमने लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी में हमको कमल लिखना हुआ तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर हमको अंग्रेजी में कमल लिखना हुआ तो हम उनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात एक ही ध्वनि के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न लिपि चिन्ह होते हैं। उर्दू में अगर हमको कमल लिखना हुआ तो हम दूसरे चिन्ह में लिखेंगे। गुजराती में अगर हमको कमल लिखना हुआ तो हम दूसरे चिन्ह में लिखेंगे। इसी प्रकार मराठी में अगर हमको कमल लिखना हुआ तो हम उसके लिए दूसरा चिन्ह लिखेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ध्वनि के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न लिपियों में अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो इतने अध्ययन के बाद हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे
अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। इन्हें हम बिंदु के रूप में लिख ले रहे हैं और अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। पहला है वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण भाषिक ध्वनियों के वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप है। वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप है। प्रथम बिंदु क्या आ गया कि वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप हैं। जो भाषा में ध्वनि उच्चारित होती है उसके लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण और क्या है? वर्ण भाषा की लघुतम दृश्य इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है? लघुतम दृश्य इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि को हम लोग देख नहीं सकते हैं। देखा किसको जाता है? तो वर्ण को देखा जाता है, इसलिए वर्ण भाषा की लघुतम दृश्य इकाई है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई क्या होती है? भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई क्या है? तो वह ध्वनि है। भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई ध्वनि है। ये कहाँ प्रयोग होता है? जो बोलने और सुनने में प्रयोग आता है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप हैं। वर्ण क्या है? भाषा की लघुतम दृश्य इकाई है। और भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई क्या है? ध्वनि है, जो बोलने और सुनने में प्रयोग आता है। चौथा बिंदु क्या हो गया? भाषा की लघुतम दृश्य इकाई क्या है? तो भाषा की लघुतम दृश्य इकाई भाषा की लघुतम दृश्य इकाई वर्ण है, जो लिखने और पढ़ने में प्रयोग आता है। जो भाषा की लघुतम दृश्य इकाई क्या है? वर्ण है, जिसे लिखा और पढ़ा जाता है, अर्थात जो पढ़ने और लिखने में प्रयुक्त होता है। भाषा की अभी यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि न तो ध्वनि ही सार्थक होते हैं और न ही वर्ण ही सार्थक होते हैं। अर्थात
एक ध्वनि सुन करके हम कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, उसी प्रकार एक वर्ण पढ़कर या लिखकर हम कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। लेकिन शब्द से भी हमें किसी भी शब्द का पूर्ण अर्थ हमको ज्ञात हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे आम लिखा हुआ है, अब यह आम किसी के लिए एक फल है, किसी के लिए आम का पेड़ होगा और किसी के लिए एक आम आदमी होगा, या हम ही लोग बातचीत करते हैं कि यह शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आम एक शब्द है, इसका कुछ अर्थ है लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। आम एक शब्द है, इसका कुछ अर्थ है कि फल भी हो सकता है, साधारण बात आदमी भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। तो शब्द का पूर्ण अर्थ कैसे आता है? शब्द का पूर्ण अर्थ आता है कि जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई कह दे कि यह आम बहुत मीठा है, अब वाक्य में अगर प्रयोग होगा तो आम एक फल के ही अर्थ में आएगा। लेकिन कोई यह वाक्य में प्रयोग कर दे कि यह आम बोलचाल की भाषा है, तो यहाँ पर आम शब्द का प्रयोग सामान्य के अर्थ में लिया जाएगा, न कि फल के अर्थ में लिया जाएगा। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। फिर भाषा की उच्चारित अविभाज्य ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है। यह प्रश्न परीक्षा में आया था कि भाषा की उच्चारित अविभाज्य ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की उच्चारित अविभाज्य ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है। हमने अभी पानी का उदाहरण देकर समझा था कि पानी को जब हम चार वर्णों में तो चार ध्वनियों में तोड़ देंगे, प, आ, न, ई, तो वह वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बिंदुओं को आप लोग नोट कर लीजिए। इतनी बिंदु परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। हम लोग ध्वनि के विषय में पढ़ रहे हैं, तो मानव मुख से जो उच्चरित ऐच्छिक ध्वनि है उसी को हम व्याकरण की भाषा में ध्वनि मानी जाती है, और उसी के ही लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। तो इतना नोट हो गया।
भाषा की ध्वनियों का उच्चारण करते समय दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कुछ ध्वनियां उच्चरित होते समय मानव मुख में बिना अवरोध के उच्चरित होती हैं, जबकि कुछ ध्वनियां उच्चरित होते समय अवरोध के साथ उच्चरित होती हैं। बिना अवरोध की उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है और अवरोध सहित उच्चारित ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। अर्थात भाषा की ध्वनियों को उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। भाषा की ध्वनियों को उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। भाषा की ध्वनियों को उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। क्या है? स्वर ध्वनि, जबकि ख है व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है तथा यह इनका उच्चारण हम लोग सतत रूप से लंबे समय तक कर सकते हैं, जबकि व्यंजन का उच्चारण अवरोध के साथ होता है और व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर ध्वनियों की सहायता के नहीं हो पाता है। फिर आते हैं हम लोग अक्षर के विषय में। अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, तो हम लोग यहाँ हमने ध्वनि के विषय में जाना, वर्ण के विषय में जाना और फिर अब अक्षर के विषय में जाना है। अक्षर क्या है? तो ध्वनि अथवा ध्वनि अथवा ध्वनियों का समूह, ध्वनि अथवा ध्वनियों का समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक आघात या जिनका उच्चारण श्वास के एक आघात या झटके के साथ मुखविवर से होता है, अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहा जाता है। अक्षर की क्या परिभाषा है कि ध्वनि अथवा ध्वनियों का समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक आघात या झटके के साथ मुखविवर से होता है, अक्षर कहा जाता है। जैसे अ, आ, क, क्या, क्यों आदि।
अब यहाँ हम देखते हैं कि ए में एक ध्वनि है, आ में एक ध्वनि है, लेकिन कै में कितनी ध्वनियां हैं? तो कै में दो ध्वनियां हैं, कै प्लस ए है। क्या में कितनी ध्वनियां हैं? तो क्या में कै है, यह है और आ है, तीन ध्वनियां हैं। इसी प्रकार क्यों में कितनी ध्वनियां हैं? कै ध्वनि है, यह ध्वनि है और ओ ध्वनि है। अर्थात अक्षर में क्या हो सकता है कि एक भी ध्वनि हो सकती है, दो ध्वनि हो सकती हैं और तीन ध्वनि हो सकती हैं और तीन से अधिक ध्वनियां भी हो सकती हैं। यही वर्ण और अक्षर में अंतर होता है कि वर्ण क्या होता है कि वर्ण वो होता है कि वह सबसे न्यूनतम ध्वनि जिसके और खंड न हो, परंतु अक्षर में क्या होता है कि क्या एक अक्षर है लेकिन इसमें तीन ध्वनियां हैं। ठीक है, तो अक्षर की क्या परिभाषा है कि ध्वनि अथवा ध्वनियों का समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक आघात या झटके में के साथ मुख विवर से होता है अक्षर कहा जाता है, जैसे अ, आ, क, क्या, क्यों आदि। ठीक है। सभी स्वर अक्षर अब कौन कौन से होते हैं? तो सभी स्वर अक्षर होते हैं, सभी स्वर सहित व्यंजन अक्षर होते हैं और वे शब्दांश भी अक्षर होते हैं जिनमें कम से कम एक स्वर होता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, सभी अक्षर वर्ण होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ण अक्षर नहीं होते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण में हम जब स्वर को मिलाते हैं तो व्यंजन वर्ण अक्षर कहे जाते हैं। प्रत्येक अक्षर में एक स्वर का होना अनिवार्य है। अब हम स्वर और व्यंजन हम अक्षर और वर्ण में क्या अंतर कर सकते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण बराबर होता है स्वर प्लस व्यंजन। वर्ण क्या होता है? स्वर और व्यंजन मिलकर के वर्ण बनाते हैं। जबकि अक्षर क्या होता है? स्वर होता है प्लस या धन, अक्षर धन स्वर सहित व्यंजन। स्वर और स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। यह वर्ण और अक्षर में इतना अंतर होता है कि स्वर को अक्षर कहा जाता है और स्वर सहित व्यंजन को अक्षर कहा जाता है और शब्दांशों को भी अक्षर कहा जाता है। तो हमने ध्वनि के विषय में समझा, वर्ण के विषय में समझा और अक्षर के विषय में समझा। अब आते हैं हम लोग वर्णमाला के विषय में। क्योंकि अक्षर के बाद शब्द बनता है तो शब्दों को समझने के लिए हमको वर्णमाला का सम्यक रूप से ज्ञान आवश्यक है, तभी हम शब्द पर पहुंच पाएंगे। तो अक्षर के बाद हम लोग आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हम लोग वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। बहुत ही डस्ट है। वर्णमाला किसे कहते हैं?
तो वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। हिंदी वर्णमाला में सर्वप्रथम स्वर लिखे जाते हैं और फिर व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं। तो आप सभी ने वर्णमाला देखा होगा जिसमें सर्वप्रथम स्वर लिखे जाते हैं और फिर व्यंजन लिखे जाते हैं। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम अभी वर्ण के विषय में पढ़ रहे हैं, तो वर्ण के विषय में यह है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हों। तो हम क्या तो लिख नहीं सकते हैं क्या को, और हम अगर हम दो ध्वनि टुकड़े करेंगे तो दो ध्वनि आएगी, हल सहित क और अ। लेकिन हम लोग वर्णमाला जब देखते हैं तो वहाँ पर हल सहित नहीं लिखे रहते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण तो पूर्ण होते हैं, वे हल सहित नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण वर्णमाला में भी हल सहित नहीं लिखे जाते हैं। तो आपके मन में एक दुविधा आती होगी कि जब वह वर्ण है और वर्णों को हम हल सहित लिखते हैं तो वर्णमाला में व्यंजन हल सहित नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को हल सहित इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि हलंत वर्ण का क्या उद्देश्य है? हलंत वर्ण का उद्देश्य है कि यह वर्णमाला के भाषात्मक जो वर्णमाला के जो उच्चारणात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। हल सहित क्या है कि यह किसी व्यंजन में हल लगने का क्या तात्पर्य है? तो किसी व्यंजन में हल लगने का यह तात्पर्य है कि बिना स्वर की सहायता से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वर्णमाला लिखी होती है वह हमको पढ़ने के लिए होता है, उच्चारित करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए वर्णमाला में व्यंजन वर्ण भी हल सहित नहीं लिखे जा सकते हैं। आप लोग इसको फिर से देख लीजिए, वर्णमाला में हलंत वर्ण क्यों नहीं लिखे जाते हैं? तो वर्णमाला में हलंत वर्ण का उद्देश्य वर्णमाला के भाषात्मक उच्चारण को सुनिश्चित करना होता है। वर्णमाला में केवल वर्णों के ध्वनि के प्रतिरूपण है। ये ध्वनि क्या ध्वनि के प्रतिरूप है? अ ध्वनि का यह प्रतिरूप है। यह अ ध्वनि नहीं है, यह क्या ध्वनि नहीं है, बल्कि क्या है? यह अ ध्वनि का प्रतिरूप है या मॉडल है। यह क्या ध्वनि का प्रतिरूप है या मॉडल है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में हलंत वर्ण क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं? क्योंकि हलंत वर्ण का उद्देश्य वर्णमाला के भाषात्मक उच्चारण को सुनिश्चित करना होता है। वर्णमाला में केवल वर्णों के ध्वनि प्रतिरूपण का ध्यान रखा जाता है, इसलिए वर्णमाला को लिखते समय हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर वर्णमाला देख लिए, वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है और वर्णमाला में सबसे पहले स्वर ध्वनि आती है, तत्पश्चात व्यंजन ध्वनि आती है। तो अब स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के सतत रूप से होता है। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है
जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वयं उच्चरित होते हैं, और जो व्यंजन को उच्चारित करने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने विभक्त किया था। उन्होंने एक सूक्त दिया था कि स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा अनवग भवति व्यंजनमिति। व्यंजनम इति। महर्षि पतंजलि ने एक सूक्त दिया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः अनवग भवति व्यंजनम इति, अर्थात जो स्वयं उच्चरित होते हैं वह स्वर कहे जाते हैं, दूसरे व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरे यानी स्वर के अतिरिक्त जो बचे हुए हैं वे व्यंजन कहे जाते हैं। स्वर के उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह के द्वारा अथवा नाक के द्वारा निकल जाती है। जिह्वा, होठ, गला आदि परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, और स्वर का उच्चारण सतत रूप से लंबे समय तक किया जा सकता है। ये स्वर की परिभाषा हो गई। दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम लिख सकते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्णों को कहा जाता है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई ध्वनि मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है, और उस बाधा के हटने से व्यंजन का उच्चारण होता है। व्यंजन में जब बाधा हटती है तो एक स्फोट सा होता है, और उस स्फोट के फलस्वरूप ध्वनियों का उच्चारण होता है। व्यंजन से वो जब बाधा हटती है तो एक पटाखा छूटने जैसा स्फोट होता है, और उस स्फोट के फलस्वरूप ही व्यंजन की ध्वनि उच्चरित होती है। स्फोट के कारण ही, क्योंकि स्फोट एक बार होता है, स्फोट जैसे पटाखा एक बार ही छूटता है, उस बार बार एक ही पटाखा नहीं छूटता है, तो इसी प्रकार से व्यंजन ध्वनियों का स्फोट एक बार होता है, उसके पश्चात दूसरी व्यंजन ध्वनि का स्फोट होता है। इसीलिए व्यंजन ध्वनियों का सतत उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजन ध्वनियों का सतत उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में ए की ध्वनि अंतर्निहित होती है, हम तभी उसका उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण के लिए स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। उच्चारण के लिए क्या होते हैं कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। तो अब स्वर को हम देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे होते हैं कि जिनका उच्चारण स्वयं होता है और जो किसी बाधा या अवरोध के स्वतंत्र रूप से और सतत रूप से उच्चरित होते हैं। स्वर में फिर आता है कि मूल स्वर क्या है। स्वर में मूल स्वर,
मूल स्वर उन स्वर मूल स्वर उन स्वर ध्वनियों को कहा जाता है, मूल स्वर उन स्वर ध्वनियों को कहा जाता है जो किसी भाषा के मूल ध्वनि होते हैं। जो किसी भाषा के मूल ध्वनि होते हैं, जिनके उच्चारण में अन्य किसी स्वर ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। मूल स्वर उन स्वर ध्वनियों को कहा जाता है जो किसी भाषा के मूल ध्वनि होते हैं, जिनके उच्चारण में अन्य किसी स्वर ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में मूल स्वर 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो ए, आ, ई, उ, वे, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में मूल स्वर 11 हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें स्वर री को लेकर के एक विवाद है। री के अतिरिक्त सभी स्वर निर्विवाद हैं। री के विषय में बहस चलती रहती है कि इन्हें स्वर में रखा जाए अथवा व्यंजन में, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि री का जो यह रूप है वह हिंदी में इस री में र में छोटी ई की मात्रा लगाने के कारण यह री शब्द की पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए री के विषय में एक विवाद चलता रहता है। स्वर री जो है वो आज से नहीं बल्कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाली भाषा के समय से ही प्रचलन से बाहर हो गया है और यह स्वर के रूप में न उच्चरित होकर के व्यंजन के रूप में उच्चरित हो रहा है। तो कुछ विद्वान इसको स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको स्वर मानते हैं। इस पे एक बहस चलती रहती है। तो उनके स्वर मानने का क्या तर्क है? तो कहते हैं कि स्वर उच्चारण में री स्वतंत्र रूप से प्रयोग में होता है। स्वर के उच्चारण में रोज री जो है वो स्वतंत्र रूप से आता है और री अगर व्यंजन के साथ आता है तो व्यंजन की मात्रा के रूप में आता है। अब देखिए स्वतंत्र रूप में क्या होता है कि री स्वर के रूप में होता है। जैसे हमको ऋषि लिखना हुआ तो री और सी, यहाँ पे री जो है वह स्वतंत्र वर्ण के रूप में आया है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्वर के रूप में है। और हम नृप अगर लिखते हैं तो यहाँ में न में री की मात्रा के रूप में आया है। तो री जो है वह स्वर की दोनों विशेषताओं को पूर्त कर रहा है। क्या कि री का स्वतंत्र रूप से आता है और री मात्रा के रूप में आता है, इसलिए री को स्वतंत्र स्वर वर्ण माना जाना चाहिए। ठीक है, तो री को मूल वर्ण में मूल स्वर में स्वर माना जाता है। ठीक है, और कुछ लोगों का यह मान्यता है कि री का उच्चारण हिंदी के र और छोटी ई की तरह होता है, तो इसको स्वर न माना जाए। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि री कुछ शब्दों में स्वतंत्र वर्ण के रूप में आता है, अतः यह स्वर है, और कुछ वर्णों में यह मात्रा के रूप में आता है, अतः यह स्वर है। यह स्वरों के सभी गुणों की पूर्ति करता है, अतः यह स्वर है। तो री को हम स्वर ही मानेंगे। उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह यहाँ आज हमारे वह अध्ययन का विषय नहीं है। मूल स्वर हो गया। अब मूल व्यंजन किसे कहते हैं? मूल स्वर के बाद मूल व्यंजन। मूल व्यंजन उन व्यंजन ध्वनियों को कहा जाता है जो किसी भाषा के मूल व्यंजन ध्वनि होते हैं और जिनका उच्चारण किसी अन्य व्यंजन ध्वनि की सहायता के बिना होता है। मूल व्यंजन उन व्यंजन ध्वनियों को कहा जाता है जो किसी भाषा के मूल व्यंजन ध्वनि होते हैं और जिनका उच्चारण किसी अन्य व्यंजन ध्वनि की सहायता के बगैर या सहायता के बिना होता है, परंतु व्यंजन के उच्चारण में स्वर का संयोग आवश्यक है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में क्या है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम मूल व्यंजन कौन कौन से हैं इसके विषय में हम लोग देखेंगे। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन क्या होते हैं? मूल व्यंजन वो होते हैं जो किसी भाषा के मूल व्यंजन ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होते हैं और जो किसी अन्य व्यंजन ध्वनि की सहायता के बिना ही उच्चारित होते हैं, परंतु किसी भी व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर का संयोग अति आवश्यक है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मूल व्यंजन की संख्या क्या है? 33 है और इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजन को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। तो पहली श्रेणी क्या है कि स्पर्श व्यंजन है। वे व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि यह उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5-5 वर्ग बना लिए गए हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि यह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से के स्पर्श से उच्चरित होते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। तो क्या वर्ग में कौन से वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, ङ। और कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ से। छ वर्ग में च, छ,
झ झ य, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। तीसरा है ट वर्ग, इसमें कौन कौन से व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ, ड़, यह कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। चौथा है त वर्ग, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो त, थ, द, ध, न, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो दंत से। पांचवा है प वर्ग, इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं? तो प, फ, ब, भ और म, तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। इसके अलावा दूसरा जो वर्ग होता है इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को आपस में सटाने से होता है, किंतु कहीं भी ये पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते हैं। ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है। इनका वर्णमाला में स्थान स्पर्श व्यंजन और संघर्ष व्यंजन के मध्य में है, अतः इन्हें अंतःस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि अंत का अर्थ मध्य, अस्थ माने स्थित होना, यानी जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में स्थित है उसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ई का अर्ध उच्चारण ऐसा, ई का अर्ध उच्चारण यह होता है, री का अर्ध उच्चारण र होता है, ली का अर्ध उच्चारण ल होता है और ऊ का अर्ध उच्चारण वह होता है। ई का अर्ध उच्चारण य की भांति होता है, री का अर्ध उच्चारण र की भांति होता है, री का अर्ध उच्चारण ल की भांति होता है तथा ऊ का अर्ध उच्चारण व की भांति होता है। हिंदी में मुख्य रूप से ई और ऊ इन दो स्वर ध्वनियों का ही प्रयोग होता है, अतः मुख्य रूप से य तथा व को ही य तथा व को ही
अर्धस्वर माना जाता है। क्योंकि हिंदी में री और री का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए र और ल को अर्धस्वर नहीं माना जाता है। ऊष्म व्यंजन, यह अंतस्थ व्यंजन हो गया। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इस संख्या में 4 हैं, श, श, स और है। तो ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, अंतःस्थ व्यंजन 4 हो गए और वर्गीय व्यंजन 25 हो गए। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ 4 25 और 4 29 और 4 ऊष्म व्यंजन 29 और 4 33। तो यही 33 व्यंजन वर्ण हिंदी के मूल व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त, इन वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं जिनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अतिरिक्त वर्ण, मूल वर्णों के मूल वर्ण हो गए। मूल वर्ण कुल कितने हुए? 33, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन है। अतिरिक्त वर्ण क्या है? मूल वर्णों के अतिरिक्त भी हिंदी की वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को मान्यता दिया गया है। कुछ अन्य ध्वनियों के लिए भी लिपि चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ये मूल वर्ण नहीं है, बल्कि मूल वर्णों की सहायता से बनाए गए वर्ण हैं। अतः इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। और यह वर्ण कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अतिरिक्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार तथा विसर्ग। पहला अतिरिक्त वर्ण में पहला क्या है? अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी को परंपरा से ही प्राप्त हुए हैं। परंपरागत वर्णमाला में इनको अंग और अह के रूप में, अंग के रूप में अनुस्वार को और अह के रूप में विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी को परंपरा से ही प्राप्त हैं। परंपरागत वर्णमाला में इन्हें अंग और अह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह ध्वनियां न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। अयोगवाह की संज्ञा, अयोगवाह की संज्ञा कौन इन्हें देता है? तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी पंडित किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कौन कहता है? तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी अयोगवाह को
अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। इनका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि अ की सहायता से होता है, अतः ये स्वर नहीं है। अब इन्हें स्वर क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उनका उच्चारण अंक किससे मिलकर बना हुआ है? अ स्वर में बिंदी से। अह का से मिलकर बना हुआ है, अ के साथ जब दो बिंदी लग जाती है। तो इन्हें स्वर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अतः ये स्वर नहीं है। और व्यंजनों की भांति ये स्वर के बाद नहीं आती, व्यंजनों की भांति ये स्वर के पूर्व नहीं आती हैं, अतः इसे व्यंजन नहीं कहा जाता है। अब स्वर के पूर्व की क्या बात है? तो इसमें देखिए, क को हम क्या लिखते हैं? क धन अ। प को क्या लिख सकते हैं? हलंत प प्लस धन अ। यानी व्यंजन में क्या होता है कि पहले व्यंजन आता है, उसके बाद स्वर आता है। प व्यंजन है, उसमें क्या होता है कि पहले व्यंजन ध्वनि आती है, तत्पश्चात स्वर ध्वनि आती है। जबकि अंग में क्या होता है कि पहले स्वर ध्वनि आती है, उसके बाद अनुस्वार की बिंदी आती है। अह में क्या होता है? पहले अ ध्वनि आती है, फिर विसर्ग की ध्वनि आती है, अतः यह व्यंजन भी नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजनों की तरह स्वर के सहयोग से चलते हैं, अतः ये व्यंजन भी नहीं है। फिर अतिरिक्त ध्वनियों में पहली ध्वनि आती है अनुस्वार और विसर्ग की, जिसे किशोरीदास वाजपेयी अयोगवाह कहते हैं। दूसरी जो ध्वनि आती है वह है संयुक्त व्यंजन की। दूसरी जो ध्वनि आती है अतिरिक्त वर्णों में जो दूसरा वर्ण आता है वह है संयुक्त व्यंजन वर्ण का है। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन संयुक्त माने गए हैं। ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन वर्ण संयुक्त हैं और ये इसी रूप में रखते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। क्ष का निर्माण किससे हुआ है? क धन स से। त्र का निर्माण किससे हुआ है? त धन र से। ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? ज धन य से। और श्रेय का निर्माण किससे हुआ है? स धन र से। इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजन एक से अधिक मूल व्यंजनों के रूप में तोड़े जा सकते हैं। एक व्यंजन क्या हो सकते हैं कि एक से अधिक मूल व्यंजनों के रूप में तोड़े जा सकते हैं, जहां क भी मूल व्यंजन है और स में अगर हल करके हम अ कर देंगे तो स भी मूल व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन एक से अधिक मूल व्यंजनों में तोड़े जा सकते हैं। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि क्या सभी संयुक्त व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन वर्ण की संज्ञा दी जा सकती है? तो नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त व्यंजन लेखन की दृष्टि से केवल एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। लेखन की दृष्टि से केवल एक ही प्रकार से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं पर क और य का संयोग रहे तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको यहाँ पर क और यह दोनों स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं,
जबकि क्ष में क और स कहीं भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं। तय और रै में, त्रय में तय और रै स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते। इसी प्रकार ज्ञ में ज और य स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं, और श्रय में स और रै स्पष्ट रूप से कहीं नजर नहीं आते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि लेखन की दृष्टि से केवल एक ही प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इन्हें दूसरे प्रकार से लिखना व्यवहारिक नहीं है, अतः ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। इसी प्रकार द्य के विषय में एक प्रश्न उठता है, विद्या। विद्या को तो इसी कुछ लोगों ने यह मांग किया था कि द्य को भी हम संयुक्त व्यंजन वर्ण के रूप में लिख लें, लेकिन द्य को अब इस रूप में मान्यता मिल गई है, इसलिए द्य को संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं माना जाता है। अतिरिक्त व्यंजन वर्णों में जो तीसरी श्रेणी आती है वह है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण का जो उत्क्षिप्त व्यंजन भाषा विकास की प्रक्रिया में हिंदी में कुछ नए वर्ण बनाए गए हैं जो संस्कृत में नहीं थे। इनके लिए भी हिंदी में नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे ड़ है और ढ़ है। यह दोनों पाली भाषा से आगत वर्ण हैं और इनकी ध्वनियां क्रमशः किससे किससे बनी है? ड से और ढ से। ड और ढ में नीचे बिंदु लगाने से ड़ और ढ का निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें मूल वर्ण नहीं माना जाता है बल्कि अतिरिक्त वर्ण माना जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि ड़ और ढ को मूल वर्ण क्यों नहीं माना जाता है। तो ड़ और ढ को मूल वर्ण इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण ड और ढ में बिंदी लगाने से हुआ, और ये हिंदी की जननी भाषा संस्कृत से प्राप्त नहीं है, इसलिए भी इनको मूल वर्ण नहीं माना जाता है। इनका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका विकास ही कि 11वीं सदी से प्रारंभ हुआ है और तब तक संस्कृत का प्रचलन बंद हो गया था। इन्हें ताड़न जात कहते हैं, इन्हें द्विगुण कहते हैं, इन्हें द्विगुणित कहते हैं और इन्हें द्विस्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए? कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए? तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्मेय संघर्ष व्यंजन यह भी 4 होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हो गए। अयोगवाह यह भी 2 हो गए। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39, 39 और 2 41।
कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर बराबर 11, अयोगवाह सहित कुल व्यंजन या अयोगवाह को छोड़ करके कुल व्यंजन 39, अयोगवाह 2 हो गए, तो कुल वर्ण कितने हो? 52। परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बताएं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन वर्ण होते हैं और 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। यहां पर हमको यह देखने की, समझने की आवश्यकता है कि जो मूल स्वर और मूल व्यंजन हैं, तो मूल वर्णों का निर्धारण क्या होता है? मूल वर्णों का निर्धारण मूल ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। मूल वर्णों का निर्धारण क्या किया जाता है? मूल ध्वनियों के आधार पर किया जाता है, अर्थात मूल वर्णों का निर्धारण उच्चारण के आधार पर किया गया है, जबकि कुल वर्णों का निर्धारण लेखन के आधार पर लिपियों के लिए किया गया है। कुल वर्णों का निर्धारण क्या किया गया है? यह लेखन के आधार पर लिपियों के रूप में किया गया है, जबकि मूल वर्णों का निर्धारण उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के लिए किया गया है। तो 2 बातें समझ में आ गई कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 44 हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह हैं। अब मूल वर्ण 52 ही क्यों माने, कुल वर्ण 52 ही क्यों माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, उसका लिपि देवनागरी होगा और उसमें कुल 52 वर्ण हैं। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1967 में एक संपूर्ण वर्णमाला प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। फिर इन वर्णों के अतिरिक्त भी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जिसे आगत वर्ण या गृहीत वर्ण कहा जाता है। जिन्हें आगत वर्ण या गृहीत वर्ण भी कहा जाता है। अतिरिक्त वर्ण के अंदर ही हम लोग देखेंगे अतिरिक्त वर्ण के अंदर ही हम देखेंगे आगत वर्ण या गृहीत वर्ण। भारत भाषा विकास की प्रक्रिया में हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग होने से कुछ ऐसी ध्वनियां आ गई हैं जो पहले हिंदी में नहीं थी। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहा जाता है। इन आगत ध्वनियों में कुछ ऐसे वर्ण बन गए हैं जो हिंदी में नहीं थे। इन आगत ध्वनियों के लिए निम्नलिखित वर्ण बनाए गए हैं। तो आगत ध्वनियों के लिए कौन कौन से? पहला है आगत स्वर। आगत स्वर, इसके लिए कौन सा वर्ण है? इसके लिए आ वर्ण है। यहां पर चांद बिंदु नहीं रहेगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आ के ऊपर केवल चांद है, उसमें बिंदु नहीं है। आगत स्वर आ है, अंग्रेजी से गृहीत है यह। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य में होता है। यह ध्वनि हिंदी में नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के कुछ शब्दों में यह आ और मो के मध्य में इसका प्रयोग होता है, यथा डॉक्टर में, कॉलेज में, टॉफी में, कॉफी में इसका प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? डॉक्टर,
कॉलेज, कॉफी, टॉफी, लॉ, इस तरह से। दूसरा है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन 5 हैं, ख, ख, ग, ज और फ। ये ध्वनियाँ हिंदी की ध्वनियाँ क, ख, ग, ज और फ से अलग होती हैं। इन वर्णों को लिखने के लिए इनके बाएं तरफ नीचे की ओर बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। सामान्यतः इन ध्वनियों का उच्चारण वे हिंदी भाषी करते हैं जिनके पास अरबी फारसी शब्दों का कुछ ज्ञान होता है, और यह ध्वनियाँ क, ख, ग, ज और फ से अलग होती हैं। इसका हम लोग कुछ उदाहरण देख लें। जैसे देखते हैं, ताक शब्द है। ताक माने क्या होता है? ताकना के अर्थ में आता है। जबकि जो दूसरा ताक होता है जिसमें नुक्ता लगा होता है, इसका मतलब होता है जो दीवार में आल बना होता है जिसमें सामान रखने के लिए, उसको ताक कहते हैं। फिर है खाना। खाना का हिंदी में अर्थ भोजन होता है, जबकि नुक्ता वाले खाना का अर्थ होता है जो अलमारी की दर होती है, उसको खाना कहते हैं। बाग माने घोड़े की लगाम होती है। बाग माने घोड़े की लगाम होती है, जबकि बाग नुक्सा सहित मतलब बगीचा होता है। बगीचा होता है। सजा का मतलब सजाने से होता है, जबकि सजा का मतलब होता है दंड। फन का मतलब होता है सांप का फन, जबकि फन का मतलब होता है हुनर। तो इन वर्णों का क, ख, ग, ज और फ, यह हिंदी के क, ख, ज, फ से अंतर है और इनका प्रयोग यथास्थान हिंदी भाषा में होता है, परंतु इन वर्णों को वर्णमाला में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। यह केवल आगत स्वर आ और क, ख, ग, ज, फ, ये 6 ध्वनियाँ जो हैं, 6 वर्ण जो है हिंदी में प्रयुक्त तो होते हैं, किंतु इनका हिंदी वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आज हमने ध्वनि के विषय में पढ़ा, वर्ण के विषय में पढ़ा, अक्षर के विषय में पढ़ा, वर्णमाला के विषय में पढ़ा और वर्णमाला के मूल वर्णों के विषय में पढ़ा, जिसमें मूल स्वर 11 होते हैं और मूल व्यंजन 33 होते हैं। इस प्रकार मूल वर्ण 44 हुए तथा कुल वर्णमाला के कुल वर्णों के विषय में पढ़ा, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। 39 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन होते हैं,
4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कुल 39 व्यंजन हो गए और 2 अयोगवाह, तो 11 स्वर, 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह को जोड़ करके हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हुए। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ वर्ण हैं जो जिनका प्रयोग होता है, जिसमें एक आगत स्वर है आ। यह अंग्रेजी के कुछ शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, लॉ है, टॉफी है, कॉफी है। और आगत व्यंजन है जो अरबी फारसी से आगत किए गए हैं, क, ख, घ, ज और फ है। इनका प्रयोग हिंदी के क, ख, ग, ज, फ से अलग होता है। इन आ तथा क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग हिंदी में तो होता है, किंतु इन्हें हिंदी वर्णमाला में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।